हेलो फ्रेंड्स, आपका इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 15, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। ये राजस्थान बोर्ड की 15 प्रश्नावली है 10th क्लास की। तो वैसे आप में से कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट इसको देख के समझ सकता है, क्योंकि जो मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ वो सूत्र वगैरह बताऊंगा इसके पहले इस वीडियो में। तो इसलिए आप सब बच्चे यहाँ पे देखें। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि व्रत क्या है। तो व्रत के बारे में आपको बताता हूं कि यदि हम कोई समतल पर एक व्रत बिंदु ले और इससे कुछ दूरी पर कोई दूसरा बिंदु लगा दिया, मान लो P, तो हमने इसकी दूरी नापी यानी मापी। तो ये दूरी जितनी है उतनी दूरी पर हम O से कोई दूसरा बिंदु लेना चाहें तो वो दो बिंदु किधर भी ले सकते हैं हम, जैसे हमने ये लिया, इधर आ गया। हम और बिंदु लेना चाहें और आपसे कोई ये पूछे बताओ जितना बिंदु O और P की जो दूरी है इतनी दूरी पर हम O से कितने बिंदु ले सकते हैं, तो हर किसी का आंसर आएगा अनंत, क्योंकि इधर भी हो सकता है वो बिंदु, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो यानी, और मैं आपके सामने बोर्ड पे सारे बिंदु लगाना चाहूं, यानी बिंदु O और P की जितनी दूरी है उतनी दूरी पर मैं बिंदु O से उतनी दूरी पर बिंदु लेना चाहूं तो ये अनंत बिंदु प्राप्त होंगे। और यदि मैं सारे बिंदुओं को अपने समतल में स्थित करूं, यानी इनको अंकित करूं, तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे बिंदु प्राप्त होंगे। और अभी तो ये अनंत भी नहीं हुए हैं, आपको पता है ये कितने होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। यदि इस सभी बिंदुओं को ऐसे लगाता रहूं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर ये बिंदु लगाना खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ये बिंदु पास पास हम लगाएंगे, तो जैसे हम इन बिंदुओं को लगाते रहेंगे तो ये इस तरीके से कोई एक आकृति बनती दिखाई देगी। तो जो ये आकृति जो आपके सामने फिलहाल में जो बन रही है, यह कहलाती है व्रत। तो आपने देखा, यदि हम व्रत की परिभाषा या डेफिनेशन बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? किसी स्थिर बिंदु से, जैसे ये O बिंदु है, ये स्थिर बिंदु हो जाएगा। किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय यानी उनका संग्रह है, एक व्रत बनाता है या व्रत कहलाता है। तो ये आपका हो गया व्रत। अब इस व्रत के कुछ भाग होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे ये जो स्थिर बिंदु था ये कहलाता है व्रत का केंद्र, और जो ये आपके सामने अनंत जो बिंदु आए थे, यानी बिंदुओं का जो समूह आया था जिसने एक आकृति बनाई, ये कहलाती है इस व्रत की परिधि, और ये बिंदु कहलाता है केंद्र। केंद्र के बाद जो हमने बिंदु, अभी यहां पे जो बिंदु O और P के बीच की जो दूरी ली, यानी ये अनंत बिंदु है, अनंत बिंदुओं की जो O से जो दूरी ली थी, यानी जो नियत दूरी थी, ये कहलाती है व्रत की त्रिज्या। त्रिज्या को स्मॉल r से व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं। जो हमारा ये व्रत है, इस व्रत में आपने अभी देखा ये त्रिज्या है। तो यदि इस व्रत की परिधि पर कोई दो बिंदु लें, जैसे मैंने ये दोनों ले लिए, और इन दो बिंदुओं को मिलाने पर कोई एक रेखाखंड प्राप्त होगी। यदि व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाए तो मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है, यह कहलाता है व्रत की जीवा। तो व्रत में बहुत सारी जीवा हो सकती हैं, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। यदि व्रत की कोई भी जीवा केंद्र से होकर गुजरे, जैसे मैं आपके सामने ये जीवा गुजार रहा हूं, एक दूसरा व्रत बनाता हूं, उसमें साफ दिखाई देगा, ये व्रत की जीवा है जो व्रत के केंद्र से होकर गुजर रही है। ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जिसकी लंबाई व्रत की त्रिज्या की दोगुनी होती है। और इस प्रकार की यदि कोई जीवा होती है, उसका नाम बदल जाता है, यानी हम वैसे तो जीवा ही है खैर, पर इसका हम ज्यादातर इसको व्यास के रूप से, व्यास के नाम से पुकारते हैं। तो यह कहलाता है व्रत का व्यास, अर्थात व्रत की जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है वह व्रत का व्यास कहलाती है। व्यास को d से व्यक्त करते हैं, और यह त्रिज्या की दुगनी होती है, अर्थात d बराबर 2r, या हिंदी में बोलेंगे तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या।
तो ये है हमारा वृत्त का व्यास। तो ये जीवा, त्रिज्या, व्यास, वृत्त की परिधि क्या है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। यदि आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी ये पूरी प्रश्नावली पढ़ना बेकार रहेगा। इसलिए सबको सबसे पहले वृत्त के बारे में अच्छी तरह से सीखना है। तो आपने यहां पर सीखा व्यास, जीवा, त्रिज्या, वृत्त, परिधि। तो अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताना चाहता हूं। क्या आपने ये पढ़ा होगा पाई 7th या 8th क्लास में, और हर कोई जानता है कि पाई का मान क्या होता है। तो पाई का मान क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं पाई का मान 22/7 होता है। पर आपको ध्यान रखना है पाई का मान 22/7 नहीं होता, लगभग बराबर होता है। हम कुछ गणनाओं में पाई का मान 22/7 लेते हैं, लेकिन इसका मान 22/7 नहीं होता। आपने 8वीं या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि पाई एक, आपसे कोई पूछे पाई कैसी संख्या है तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर आता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपसे कोई पूछे 22/7 क्या है, तो हमारा आंसर आएगा यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, यह आपको पता होगा परिमेय अपरिमेय परिभाषाओं में। तो अभी मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बताना चाहता हूं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता। तो क्या होता है, पाई का मान 3.14 होता है दशमलव के 2 स्थानों तक। 4 स्थानों की बात करें तो पाई का मान होता है 3.1416। ऐसे ही पाई का मान लाखों अंकों तक हो सकता है। तो हम 3.1415 वैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। 3.14 बोलने पे ऐसे बोलना चाहिए 3.14159। तो ये आपके सामने पाई का जो मान होता है, जो मैं लिख रखा है, तो ये एक आसान दशमलव संख्या है। और आसान दशमलव में भी कौन सी वाली, अनावृत्ति वाली, यानी कोई भी अंक की आवृत्ति, अंक या अंकों के समूह की आवृत्ति नहीं होती है। इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्याओं के समूह में रखते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए अब पाई का मान 3.1416 या जो ये नीचे लिख रहा है, या 3.14 कहां से आता है, क्या है ये, कहां से आया होगा ये शुरू में। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको समझना है पाई होता क्या है। पाई वृत्त की परिधि और व्यास का एक अनुपात होता है। अब कई बच्चे समझेंगे अनुपात क्या होता है, बताता हूं। यदि हम कोई एक वृत्त बनाएं, कितनी माप का, कितनी भी त्रिज्या का, छोटा बड़ा कितना भी, तो यदि हम इस वृत्त की परिधि की लंबाई नाप लें और ये व्यास की लंबाई नाप लें। अब कई बच्चे सोचेंगे इसकी लंबाई कैसे नापती है। आजकल तो हम इस सूत्र से ही नापते हैं वृत्त की परिधि की लंबाई। वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है क्या होता है, लेकिन ये सूत्र आया कहां से, इसी के बारे में हम सीख रहे हैं। जो पाई को जानता है वो सूत्र को भी जान जाएगा। तो एक छोटी सी आपके सामने बताता हूं, जैसे हम स्केल से इसको नाप लें तो ये हो जाएगी आपके व्यास की लंबाई। कितनी आती है आपको अपने हिसाब से निकालना है। इसके बाद मान लो आप सब बच्चे एक धागा लें, धागा, और सबने धागा लिया, और धागा लेने के बाद आपने उसको इस परिधि पर, जैसे धागे को आपने इसमें गोंद में मिला लिया या फेविकॉल में मिला लिया ऐसे करके, और इस पे इसको ऐसे चिपकाते गए हम। अब धागा तो आपको बहुत लंबा लेना, जैसे ही इस पे एक राउंड खत्म हो जाए तो ऐसे धागे, बाकी के धागे को काट के फेंक दें। तो इस पे जो धागा चिपकाया आपने थोड़ा थोड़ा, ऐसे वो फिक्स तो नहीं चिपक पाएगा पर थोड़ा अंदाज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये धागा है, इस धागे को वापस निकाल लें, और निकालने के बाद इसको सीधा करके स्केल से नाप लें। तो यानी जो आप धागे की लंबाई आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगी, पर आप लगभग परिधि की लंबाई माप लेंगे। फिर यदि आप परिधि की लंबाई में व्यास की जो लंबाई थी ये वाली, इसको तो आराम से नाप सकते हैं स्केल से, और परिधि की लंबाई में व्यास की लंबाई का भाग दें तो ये हो सकता है 3 आए,
या हो सकता है 3.1 आए लगभग। तो यानी ये तो हमारी गणना थोड़ी कच्ची रहेंगी एक तरीके से, लेकिन जो हकीकत में पाई शुरू में आया था, पाई की जिन्होंने खोज करी होगी वो इसी तरीके से की थी, वृत्त की परिधि और व्यास की लंबाई नापकर जो मान आया था, जैसे हम व्रत छोटे बड़े लेते हैं तो दशमलव के उसी हिसाब से उसके मान आते हैं। जब छोटा व्रत लेंगे तो हो सकता है कि उसका शुद्ध मान एक अंक में सही आए, लेकिन पाई का मान जो सही आता है वो ऐसे जब लिया होंगे, ये पाई का मान जब 3.14 लिया, फिर 16 लिया, फिर और अब प्राप्त हुए, तो इस तरीके से उसने प्राप्त किए थे। तो पाई का मान जो भी आए 3.1416, तो ये एक फिक्स संख्या है जिसका दशमलव के कई स्थानों तक मान इस तरीके से होता है, 4 अंकों तक, 2 अंकों तक 3.14 होता है। तो इस तरीके से परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई के रूप में व्यक्त करते हैं, और पाई का मान जरूरत के हिसाब से हम दशमलव के स्थानों तक लेते रहते हैं। तो आप सब बच्चों को एक बात अभी यहां ध्यान रखना है कि पाई क्या है? पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो सबसे पहले ये पाई की खोज हुई थी, तो पाई क्या है? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। तो आप सब बच्चों ने यहां पे देखा वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई। अब अभी आपको बताया था कि व्यास व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात है तो आप उसमें 2r रखें और बराबर पाई। पाई का मान अपने दशमलव के हिसाब से ऐसे रहते हैं, तो कई लोग तो 22/7 लेते हैं जरूरत के हिसाब से, कभी 3.14 2 अंकों तक लेते हैं, कभी 4 अंकों तक। तो परिधि बटे व्यास बराबर पाई, व्यास की जगह 2r रखें तो हमारे पास परिधि बराबर आता है 2r, उधर हो जाएगा बटे एक लेके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2πr, जो आप सब बच्चों ने ये सूत्र पढ़ रखा है पहले। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या सूत्र होता है वृत्त की परिधि का? 2πr। तो इस तरीके से जो पाई को जानता है वही जानता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो आप सबको फिलहाल में वैसे पहले भी याद होगा, पर आज आपको ये पता चल गया होगा कि वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr क्यों होता है। तो आप सबके दिमाग में बात बैठ गई कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि क्या होता है? आपको एक बार दोबारा बताता हूं। परिधि आपके सामने पता है, कभी वृत्त के चारों ओर जो ये हम एक चक्कर लगाएं इसकी बाउंड्री पर चल के, तो ये कहलाती है वृत्त की परिधि। अब जो ये पूरा जो एरिया है ये कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। पूरा एरिया जो ये है, ये कितनी जगह है, ये क्षेत्रफल सबको पता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पर ये कैसे आया? अब ऐसे इसकी अच्छी तरह से तो क्या है कि आप इसकी गणना नहीं सीख सकते, पर एक मेरे पास एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल है जिसके माध्यम से आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² कैसे होता है। आप सबके सब कोई भी एक वृत्त बनाएं कागज का। अब मेरे पास तो कागज फिलहाल में है पर बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, पर आपको बताता हूँ घर पर करके देखने के बाद। तो यदि आप सबके सब एक कागज लें और उसको वृत्त की आकृति में काट लें, जैसे ये मैंने वृत्त काट लिया कागज का, और इसके हम ऐसे मोड़ के इसको मोड़ के 2 हिस्से कर लें, फिर इसके 4 हिस्से कर लें, फिर इसके 8 हिस्से कर लें, 8 के बाद और इससे भी कर सकते हैं 16 कर लें, ऐसे बहुत सारे यदि इसके हिस्से कर लें हम, सेम बिल्कुल समान होने चाहिए वो। तो यदि आप सबने ये हिस्से लिख लिए, जैसे ये वाला हिस्सा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज्यादा हिस्से करने हैं आपको, पर 8 से आपको समझाता हूं। फिर आप इस एक हिस्से को यहां पे इस तरीके से ऐसे सेट करें, मतलब आपने एक हिस्सा निकाल के ये रख लिया समान। फिर दूसरे हिस्से को, दूसरा हिस्सा बिल्कुल ऐसे इस तरीके से देखो यहां पे, तो लेकिन आपको दूसरा हिस्सा इधर से निकाल के यूं रखना है, देखो ये इस तरीके से गोल आएगा, थोड़ा घुमा पाएगा इसको। फिर तीसरे हिस्से को आप यूं रखें, देखो ऐसे ऐसे। चौथे हिस्से को आप ऐसे रखें, पांचवें हिस्से को आप ऐसे रखें इधर की साइड, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये पहला वाला है, उल्टा करके लिखा, जैसे ये दोनों है तो इसको यूं चेंज कर दिया उल्टा साइड के। तो इस तरीके से आप फिर अगला हिस्सा, देखो ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, फिर आप यहाँ पे ऐसे छठवां हिस्सा रखें, यहाँ पे फिर आप सातवां हिस्सा रखें,
ऐसे यहाँ पे आप 7वें के बाद यहाँ 8वां हिस्सा रखें, तो ये अब तो फिलहाल में तो ये ऐसे हमारे पास क्या है कि ये 8 हिस्से हैं। यदि आप 15, 16, 18 बहुत सारे इसके हिस्से कर लिए जाएं, बहुत सारे, तो आप सब बच्चों को जो ये ऐसे घुमाव दिख रहा है, ये ऐसा ना दिखकर बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। इनमें घुमाव बहुत कम आएगा। जैसे ये आपके सामने एक छोटा सा ये घुमाव आ रहा है, इसको वैसे चाप कहते हैं। चाप क्या होता है दोबारा बताता हूं। व्रत की परिधि का कोई भी भाग, जैसे मैं इसमें से पूरी मिटा दूं परिधि, अब थोड़ा सा हिस्सा ये रख लिया मैंने, तो जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये कहलाता है व्रत का चाप। व्रत की परिधि का कोई भी एक भाग, चाहे छोटा बड़ा, जैसे ये व्रत है, अब मैंने इसमें से ये रख लिया इतना सा, तो जो ये आपके सामने ये दिख रहा है, ये कहलाता है व्रत का चाप। तो यानी कि आपके सामने चारों तरफ ऐसे घुमाव दिख रहा है, मैंने चाप है एक तरीके से। यदि हम इसके बहुत सारे टुकड़े करें, 8 की जगह 16 हिस्से करें, 18 करें, 20 करें, तो आपके सामने इस तरीके से एक आयत प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपने ये पहला हिस्सा लिया था, आपको पता है ये क्या है, व्रत की यहां से यहां तक त्रिज्या। ये भी क्या है, व्रत की यहां से यहां तक त्रिज्या। तो जो ये त्रिज्या, 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 यानी जो ये आयत आपके सामने जो प्राप्त होगा, इसकी जो चौड़ाई होगी वो r के बराबर होगी। अब आपके सामने देखें, ये वाला घुमाव, ये वाला घुमाव, तो यदि हम ये हमारे पास जो ये आपको चाप दिख रहे हैं, इन चापों की टोटल लंबाई परिधि के बराबर है, अर्थात सभी चापों की लंबाई का जो योग है वो परिधि के बराबर है, यानी कि 2πr के बराबर है। लेकिन जब आप एक उल्टा करके इधर उधर लिखोगे तो आधे चाप तो इधर चल जाएंगे, आधे चाप इधर चल जाएंगे। इसलिए आपके सामने जो ये जो चाप है, इन चापों की टोटल लंबाई यदि आप निकालें, चापों की टोटल लंबाई, तो ये आधी लंबाई हो जाएगी परिधि की, और इधर भी आधी लंबाई हो जाएगी परिधि की। और परिधि की लंबाई होती है 2πr, इसलिए आधी लंबाई हो जाएगी 2πr का आधा इधर भी, यानी 1/2 गुणा 2πr, 2 से 2 कट गया, यानी πr। यदि आप, दोबारा समझाता हूं, यदि हम इसके ऐसे बहुत सारे टुकड़े कर लें व्रत के, और इनको ऐसे उल्टा करके सेट करें, और इस तरीके से कुछ एक आयत प्राप्त होगा, और आयत की जो चौड़ाई होगी वो व्रत की त्रिज्या बराबर होगी, लेकिन जो लंबाई होगी वो परिधि के आधे बराबर होगी, अर्थात इधर भी πr और इधर भी πr। और आप जानते हैं, आपने 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू V। इसलिए ये जो आपके सामने आयत बना है, ये इसी व्रत से बना है, इसलिए जो इसका क्षेत्रफल है वही इस व्रत का क्षेत्रफल है, और इस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी πr इंटू r बराबर πr स्क्वायर। तो इस आयत का क्षेत्रफल πr स्क्वायर आता है, लेकिन ये आयत किससे बना है, इसी के भागों से बना हुआ है। इसलिए आप सबके दिमाग में ये सेट हो गया होगा, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। तो मैंने इसको काट के आपके, जो आपने पहले छोटी मोटी क्लासों में जो आयत पढ़ रखा है, इसके काट के आयत बना के तब इसका क्षेत्रफल निकाला है, अर्थात इस क्षेत्रफल के सूत्र की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की है। तो इस तरीके से आप सबके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे व्रत से संबंधित आकृतियों का क्षेत्रफल। हाँ, तो अब आपको यहां पे देखना है, मैंने सारणी बना दी थी, थोड़ा सा ब्रेक लेके, तो आपको देखना है व्रत से संबंधित आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, यानी व्रत से संबंधित आकृति। व्रत तो आपने अभी देखा, तो व्रत के बारे में आपको लिखता बना देता हूं। व्रत का अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है, तो ये आपका एक व्रत है, ये इसका केंद्र है, और ये है व्रत की त्रिज्या, यानी r, स्मॉल r। तो व्रत का क्षेत्रफल अभी आपने देखा क्या आया था, πr स्क्वायर। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, व्रत का चाप, मैंने अभी बताया चाप क्या होता है, व्रत की परिधि का कोई भाग। तो व्रत का चाप क्या है, पूरी परिधि ही व्रत का चाप है, पूरी व्रत की परिधि ही व्रत का चाप है। इसलिए चाप की लंबाई क्या होगी इसकी, वही पूरी परिधि, इसकी चाप की लंबाई होगी व्रत की पूरी परिधि, अर्थात 2πr ही इसके चाप की लंबाई है। अब अगर आगे आता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर
किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने पर जो दूरी तय होती है वह कहलाती है वृत्त की किसी भी आकृति का परिमाप। तो यहां पर वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाएं तो हमको कितना चलना पड़ेगा, इसकी परिधि के बराबर। तो अर्थात वृत्त का परिमाप भी वृत्त की परिधि के बराबर ही होता है, यानी इसका परिमाप भी होता है 2 पाई आर। देखो केवल वृत्त में ऐसा है कि चाप की लंबाई और परिमाप परिधि के बराबर है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना आगे क्या होगा। इसलिए आप दोनों ध्यान रखें, चाप क्या है, परिमाप क्या है। चाप का मतलब होता है परिधि का कोई भाग, यानी वृत्त की परिधि ऐसे घूमती है तो उसमें तो कोई भी भाग काट लेते हो, इसमें तो काटेंगे क्यों, क्योंकि कंप्लीट वृत्त का चाप तो पूरा ही हो गया, इसलिए पूरी परिधि आई। परिमाप का मतलब चार और एक चक्कर लगाना, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय हुई, पूरी परिधि के बराबर। अब अन्य में कुछ है नहीं है कोई, हम चाहें तो हम कोई दो सूत्र इसमें बना सकते हैं, जैसे वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, और परिधि से भी त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र। यदि आपको आर चाहिए तो परिधि में किसका भाग देना है, 2 पाई, यानी 2 और पाई का भाग परिधि में चला जाएगा। इसलिए आप सूत्र बनाना चाहें तो आर बराबर होता है परिधि बटे 2 पाई। और ऐसे ही आप परिधि का दूसरा सूत्र बनाना चाहते हैं क्षेत्रफल वाले सूत्र से, तो बताता हूं, पाई आर स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप पाई को यहां से हटाएंगे तो पाई चल जाएगा नीचे, फिर आप स्क्वायर हटाओगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा। इसलिए त्रिज्या का दूसरा सूत्र बनता है रूट क्षेत्रफल बटे पाई, यानी कि आर का सूत्र दूसरा बन जाता है रूट क्षेत्रफल बटे पाई। तो ये है वृत्त की त्रिज्या के दो सूत्र। ये सूत्र कब काम आता है, जब परिधि दी गई हो वृत्त की तो त्रिज्या ज्ञात हो जाती है, और इस सूत्र से क्षेत्रफल दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। आगे आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या है, अर्धवृत्त क्या है आप यहां देखें, वृत्त का यदि हम कोई व्यास खींचे, वृत्त की कोई भी वृत्त है, यदि हम उस वृत्त का व्यास खींच दें, यानी केंद्र से को गुजरेगा वो, तो वृत्त के वो दो बराबर भाग करेगा, तो वे दोनों भाग जो होंगे, यानी ऊपर का या नीचे का कोई सा भी एक मिटा दें, बराबर है दोनों, कोई सा मिटा दो, तो दूसरा जो भाग बचेगा वो कहलाएगा वृत्त का आधा भाग, यानी अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त होता है इस तरीके से, जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र है और ये हमने आधा कर दिया, बाकी का भाग मिटा दिया, तो ये कहलाता है अर्धवृत्त। ये है हमारा केंद्र, तो ये कहलाता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। किसका आधा, इस पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि ये अर्धवृत्त कैसे बनाए, इसके आधा काट के, यानी कि पूरे वृत्त के दो भाग कर दिए, तो इसमें आधा भाग हमने लिया तभी तो अर्धवृत्त आया, इसलिए क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वृत्त से संबंधित पहली आकृति है अर्धवृत्त। अब हम इसके चाप की लंबाई बात करें, तो इसका जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त ये आपका अर्धवृत्त इस तरीके से है, पहले पूरा वृत्त इस तरीके से था और इसका अर्ध जब बना तो ये इस तरीके से आधा बना, तो ये जो चाप, ये वाला जो हिस्सा बचा, क्योंकि पूरी वृत्त की परिधि में से ये भाग बचा केवल, तो इसलिए अर्धवृत्त का चाप ये वाला है जो वृत्त की परिधि का आधा है, इसलिए इसकी लंबाई परिधि की लंबाई की आधी हो जाएगी। इसलिए अर्धवृत्त के चाप की लंबाई होती है वृत्त की परिधि की लंबाई का आधा, अर्थात 1/2 गुणा 2 पाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काट के यदि सॉल्व करना चाहें तो इसको लिखेंगे पाई आर। इसलिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बनता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और चाप की लंबाई का सूत्र बनता है पाई आर। अब यदि हम परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर एक चक्कर लगाना है। यदि हम इसका परिमाप चलें तो यदि हम इसके चारों ओर चलें अर्धवृत्त के, तो हमको एक तो चलना पड़ेगा चाप पर, ये चल गए चाप पर, और फिर यदि हम यहां से चलना किया तो ये चले, हम चाप पर चले और यहां से वापस आए तो हमको चलना पड़ेगा व्यास पर। इसलिए अर्धवृत्त के परिमाप में दो जगह चलना पड़ा, एक तो हम गए पहले चाप पर, फिर आए हम व्यास से वापस, तो इसलिए इसके एक चक्कर लगाने में दो भाग काम आए, एक तो चाप और एक व्यास। इसलिए इसके परिमाप का सूत्र होता है चाप प्लस व्यास, और चाप की लंबाई अभी आपने निकाली थी पाई आर और व्यास की लंबाई होती है 2r। इसलिए अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। ध्यान से सोचें, चाप इतना सा परिमाप में एक चक्कर लगाना पड़ेगा।
अन्य में कुछ सूत्र नहीं है, बनाने को तो बहुत बना सकते पर आपको नहीं बनाने, आपको केवल नामांकन में, यानी आपको ये ध्यान रखना आर क्या चीज है, आर क्या चीज है, वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद अगला है, इधर देखें, अगला है वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथाई भाग, चतुर्थ अंश। तो इस चौथाई भाग यानी कि यदि हम यहां पे समझें, यदि एक वृत्त खींचे, एक वृत्त बनाएं और उसके बराबर 4 भाग कर दें, तो ये 2 व्यासों से 4 भाग होंगे जो एक दूसरे पे समकोण बनाएंगे, और इसमें से 3 भागों को मिटा दें और एक भाग यदि हमारे पास रखें, तो जो ये भाग बचेगा ये कहलाएगा वृत्त का चौथाई भाग, अर्थात वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश इस तरीके से ये बना। तो यहां पे मैं वृत्त के चतुर्थांश का चित्र बनाता हूं, आपके सामने बताया ये वृत्त से कैसे बना। तो ये कहलाता है वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश में ये इसका चाप है और ये वृत्त की त्रिज्या है, दोनों जो काम आई। दोबारा यहां पे ध्यान दें, वृत्त के 4 हिस्से करें और एक हिस्सा जो है वो वृत्त का चतुर्थांश है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का चौथाई भाग ही निकालना पड़ेगा। इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम चाप की लंबाई की बात करें तो चतुर्थांश का चाप यहीं से यहां तक काम आया केवल, देखो ये वाला। यदि हम इतना सा चाप लें, लेकिन वृत्त की पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन हमको लेना है इसका चौथाई भाग, इसलिए इसका सूत्र इस परिधि से ही बनेगा, अर्थात 1/4 गुणा 2 पाई आर। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं या इसमें 2 से इसको काट दें तो 1/2 गुणा पाई आर भी याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परिमाप। परिमाप में यदि हम इसके चारों ओर एक चक्कर लगाएं तो हमको चलना पड़ेगा यहां से यूं, पहले यूं चले चाप पर, फिर चले त्रिज्या पर, फिर चले त्रिज्या पर, यानी हमको 3 जगह चलना पड़ा, चाप पर, त्रिज्या पर, त्रिज्या पर। इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप होता है चाप प्लस 2r, 2 त्रिज्या है और एक चाप है, इसलिए चाप प्लस 2r। चाप आपको इस सूत्र से निकालना है और 2r निकाल के फिर जोड़ना है, तभी इसका परिमाप आएगा। मैं इन दोनों का मान यहां से नहीं रख रहा हूं डायरेक्ट, जैसे यहां पे रखा था, आपको ऐसे याद रखना है, केवल चाप को आपको ध्यान रखना है, चाप का सूत्र क्या है। इसके बाद अन्य में कुछ नहीं है, आपको केवल नामांकन के हिसाब से ले देता हूं। आर त्रिज्या है, जो बार बार वही संकेत चल रहा है, आर एक त्रिज्या है, अन्य आपको इसमें कोई सूत्र याद नहीं करना है। इसके बाद आता है त्रिज्यखंड। इसके बाद आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या करेंगे? त्रिज्यखंड के लिए सबसे पहले आपको समझना है ये, यदि हम वृत्त की कोई 2 त्रिज्या खींच दें, अब वृत्त की 2 त्रिज्या खींच दी तो वृत्त के हो गए 2 भाग, एक भाग ऊपर का, एक भाग ये वाला। यदि हम इसको कैंची से काट दें कागज लेके, तो यदि ये भाग बिल्कुल अलग हो गए, इस तरीके से नीचे निकल के आ जाएगा, और ये नीचे निकल के जब आ जाएगा तो जो ऊपर का जो भाग बचेगा या नीचे का जो भाग बचेगा, ये दोनों ही कहलाएंगे त्रिज्यखंड, ये दोनों ही भाग कहलाएंगे त्रिज्यखंड। इसलिए सबको त्रिज्यखंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इसकी 2 त्रिज्या खींचनी है, इस भाग को काट के यहां निकाल देना है, तो ये कहलाते हैं त्रिज्यखंड। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं, त्रिज्यखंड क्या होते हैं। इस त्रिज्यखंड में भी 2 त्रिज्या काम आई और चाप काम आया, और इसमें भी 2 त्रिज्या काम आई, चाप काम आया। त्रिज्या दोनों की समान है, पर इसका चाप छोटा, इसका चाप बड़ा, इसलिए त्रिज्यखंड का छोटा या बड़ा होना उसके चाप की लंबाई पर निर्भर करता है। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा है वृत्त की 2 त्रिज्या और 1 चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। वृत्त की 2 त्रिज्या और 1 चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है त्रिज्यखंड। अब आपको यहां पर देखना है त्रिज्यखंड के मेन रूप से अवयव कौन से होते हैं। 2 त्रिज्याएं होती हैं तो उनके बीच में एक कोण बनता है, ये वाला, जैसे छोटा भाग था ये वाला, उसमें त्रिज्याओं के बीच में ये वाला कोण बना। तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच में जो कोण होता है
वृत्त की दो त्रिज्याओं, जैसे इसका कोण तो ये वाला है, जिसे हम थीटा संकेत के रूप में लिखें, और इस कोण को भी हम थीटा के रूप में लिखें, कोई सा भी, तो ये कहलाता है त्रिज्य खंड का कोण, जिसे शॉर्ट में बोल सकते हैं त्रिज्य कोण। त्रिज्य खंड के कोण को कहते हैं त्रिज्य कोण। यहां पर ये कोण छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे आपने ये वृत्त लिया, आपने ये दो त्रिज्या खींची, हो सकता है आपके मन में आए तो थोड़ा छोटा काट लिया, ये त्रिज्या खींच दी, तो इस कोण की वजह से चाप छोटा या बड़ा होगा, चाप छोटा और बड़ा होगा तो आपका त्रिज्यखंड भी छोटा और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस थीटा पर निर्भर करता है। अब आप सोचो कि ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड, जैसे अभी आपने देखा ये कौन सा भाग था, चौथाई भाग, ये कौन सा था, आधा भाग, ये कौन सा था, कंप्लीट पूरा वृत्त है ये तो यहां पर ये थीटा है, तो थीटा कितना बड़ा कर सकते हो आप ज्यादा ज्यादा, तो केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग होता है 360। इसलिए यदि आप कोई त्रिज्यखंड काटना चाहें, आपने ये काटा, मान लो ये कोण आप और बढ़ाना चाहे तो ये बढ़ा दिया आपने, ये बड़ा हो गया त्रिज्यखंड नीचे वाला, आपने और बढ़ाया तो ये बढ़ गया, तो इस कोण को बड़े से बड़ा 360 कर सकते हैं। और यदि आपने इस कोण को 360 कर दिया तो त्रिज्यखंड सबसे बड़ा बन जाएगा, अर्थात पूरा वृत्त ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है या चाप है या कुछ भी है, वो थीटा पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये कौन सा भाग है, ये पूरे वृत्त का कौन सा भाग है, जैसे ये चौथाई भाग था, 4 हिस्से किए थे, इसमें भाग किसकी वजह से हो रहे हैं, थीटा की वजह से, इसलिए ये कहलाता है थीटा बटे 360वां भाग। जैसे 4 हिस्से किए तो चौथाई भाग था, ऐसे ये क्या है, तो ये थीटा बटे 360वां भाग है पूरे वृत्त का। इसलिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यह है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चाप की लंबाई भी इसी तरीके से, चाप ये है, पूरे वृत्त की लंबाई, पूरे वृत्त के चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर। तो ऐसे ये चाप क्या है, ये चाप भी थीटा की वजह से बना है, तो इसलिए इसके चाप की लंबाई भी कितनी होती है, वृत्त के चाप की लंबाई का थीटा बटे 360वां भाग, अर्थात थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। कई बार ये दो काट के कई लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, 2 से काट दिया 180 बार, तो कई लोग इसको लिखते हैं थीटा पाई आर बटे 180, दोनों ही सही है, कोई सा भी आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। तो यह है चाप की लंबाई और यह है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि हम परिमाप की बात करें, यदि हम इस परिमाप की बात करें तो इसमें भी वही दो त्रिज्या और एक चाप, त्रिज्यखंड बनाई 3 चीजों से बनता है, वृत्त की 2 त्रिज्या और एक चाप द्वारा यह भी बन रहा है, तो इसलिए इसका परिमाप भी वही होता है, चाप प्लस 2r। अन्य में आपको थोड़ा लिख देता हूं, r क्या है, जो शुरू से चलती आ रही है, वृत्त की त्रिज्या है r, और थीटा क्या है, ये त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण है ये, जिसे शॉर्ट में आप कहते हैं त्रिज्य कोण। ये त्रिज्यखंड का कोण और त्रिज्य कोण यानी कि, तो इस तरीके से अब जो आपका ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, इन दोनों सूत्रों में यदि हम एक संबंध स्थापित करना चाहें तो हो सकता है कैसे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब यदि हम इसमें से थीटा पाई आर बटे 180 कर दें अलग, जैसे थीटा पाई आर स्क्वायर में से एक आर अलग लिख दिया, और इसमें से 180 इधर लिख दिया, 2 उधर लिख दिया, गुणा करके ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं। तो ये कौन बन गया, चाप, तो ये आपका बन गया चाप, और ये है आपकी आर, और नीचे है 2। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का एक सूत्र और बन सकता है, चाप इंटू आर बटे 2। ये सूत्र चाप यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप इंटू आर बटे 2, ये किस तरीके से है, ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में एक संबंध स्थापित करके बनाया गया है। तो इसलिए आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र भी आप याद रख सकते हैं, यह है चाप की लंबाई इंटू आर बटे 2। ये सूत्र जब काम आता है जब थीटा और आर दो चीज पता हो, ये सूत्र काम आता है जब चाप की लंबाई और आपको त्रिज्या पता हो। तो इस तरीके से आपने त्रिज्यखंड तक आपने यहाँ पे सूत्र समझ लिए, इनकी उत्पत्ति भी आपने समझ ली। इसके बाद एक है लघु वृत्तखंड और एक है आपका दीर्घवृत्तखंड। आपने
शुरू में देखा था, ये आपका है वृत्त, और यदि आप वृत्त की क्या खींच दें, एक जीवा, यदि आप एक वृत्त और एक जीवा, सॉरी, यदि आप एक वृत्त लें और उसकी एक जीवा खींच दें, तो जीवा है ये वृत्त को दो भागों में बांटेगी, जिसमें एक भाग होगा छोटा और एक भाग होगा बड़ा। अर्थात वृत्त की जीवा वृत्त को दो अलग अलग भागों में बांटती है। छोटा भाग कहलाता है लघु वृत्तखंड, ये वाला, और बड़ा वाला भाग कहलाता है आपका दीर्घ वृत्तखंड। एक भाग है लघु वृत्तखंड और एक भाग है दीर्घ वृत्तखंड। यहां पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये सूत्र कैसे आया है, इसकी उत्पत्ति में आपको इससे अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, पर थोड़ी हिंट दे देता हूं। क्या है, जैसे आपका ये है वृत्त, इस वृत्त का यदि आप कोई त्रिज्यखंड लें, ये वाला आपने ये इसका त्रिज्यखंड लिया, त्रिज्यखंड में ये है थीटा, तो थीटा ये है और इस वृत्त की है त्रिज्या आर, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। लेकिन यदि आप इन त्रिज्याओं के दोनों सिरों से ये जीवा खींच दें, तो जो नीचे का जो ये भाग बच जाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। तो इसलिए यदि आपके सामने ये भाग कैसे प्राप्त हुआ, ये त्रिज्यखंड में से ऊपर का भाग हटाया। ऊपर क्या है, एक त्रिभुज, ऊपर क्या है, एक त्रिभुज। यदि त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा दिया जाए, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो आपके पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाता है। तो इसलिए ये तो है आपका का क्षेत्रफल, और जो ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, ये है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिकोणमिति की सहायता से प्राप्त होता है। तो आपके सामने ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद ये पूरा वृत्त है, ये आपका लघु वृत्तखंड है। यदि पूरे वृत्त में से इस लघु वृत्तखंड को हटा दें, तो नीचे का भाग बचेगा, जिसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो इसी तरीके से इसका सूत्र बन सकता है, अर्थात यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से इसका क्षेत्र हटा दें, इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपके पास बच जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्थात दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर ही निर्भर करेगा। इसलिए आपको ये सूत्र आपको याद रखना है। इसकी उत्पत्ति इससे अगले वाले वीडियो में आपको कराई जाएगी। तो इसके बाद आपको इसकी चाप की लंबाई के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जैसे हम यहां पर ये इसका थीटा है, तो इसलिए इस लघु वृत्तखंड का चाप ऊपर वाला है, ये वाला, जिसे लघु चाप बोलते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं लघु चाप। लघु वृत्तखंड का चाप लघु चाप है। लघु चाप का जो थीटा होता है, उसका मान सदैव 180 से कम होता है। यदि वो 180 होगा तो वो अर्धवृत्त का चाप बन जाएगा। इसलिए लघु चाप का थीटा 180 से कम होता है। इसलिए लघु चाप, लघु वृत्तखंड का चाप लघु चाप, और लघु चाप की लंबाई यदि आपको निकालनी है तो इस त्रिज्यखंड वाले सूत्र से निकलेगी, जैसे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकलती है। कैसे? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखो, जैसे ये कोण 100 हुआ, तो पीछे वाला जो कोण है वो 360 में से घट के आएगा, इसलिए पीछे वाला कोण होगा 360 माइनस थीटा। इसलिए जो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड जो आपके सामने बच रहा है, जैसे ये तो आपका यहां से यहां तक तो लघु वृत्तखंड है पूरा, नीचे का जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका चाप यहां से लेके यूं घुमा के पूरा है ये वाला। तो इसमें केवल क्या है, त्रिज्या तो वही है, बस थीटा बदल गया इसका। इसलिए दीर्घ चाप में ये थीटा की जगह 360 माइनस थीटा आ जाएगा। इसलिए दीर्घ चाप का सूत्र यही रहेगा। क्या? दीर्घ चाप की लंबाई का सूत्र होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो यह है इसके चाप की लंबाई। इसमें अब है इनका परिमाप। जैसे इसका परिमाप निकाले लघु वृत्तखंड का, तो इसके परिमाप में ये तो है चाप
और ये है जीवा। तो हमको इसके चारों एक चक्कर लगाना है, तो चाप और जीवा पर चलना पड़ेगा। और चाप कौन सा है? लघु, और जीवा आपकी है ये। तो इसके परिमाप का सूत्र होगा लघु चाप प्लस जीवा, और नीचे वाले का इसी तरीके से होगा दीर्घ चाप प्लस जीवा। क्योंकि आपको दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप चाहिए, तो आप यूं जाओगे पहले, तो फिर घूम के वापस यूं आओगे, तो ये एक तो चले आप जीवा पर, एक चले आप दीर्घ चाप पर। अब बात ये रहती है इसमें कि इन लघु चाप तो चलो यहां से निकाल लोगे, और दीर्घ चाप चलो आप यहां से निकालोगे, बस जीवा टक जाएगी आपकी। तो जीवा कहां से निकालोगे? जीवा भी आपको त्रिकोणमिति के सूत्र से उत्पन्न करनी है, जिसको भी मैं आपको अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप इस जीवा का सूत्र नोट कर लें, दोनों के लिए एक ही जीवा है। जीवा का सूत्र होता है 2r साइन ब्रैकेट में θ/2। तो जीवा का सूत्र है 2r साइन कोष्टक में θ/2। जो इसकी लघु वृत्तखंड हो चाहे दीर्घ वृत्तखंड हो, दोनों की जीवा यही है। तो इस तरीके से आपने वृत्त से संबंधित कुछ आकृतियों का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, परिमाप और यह आपने सीख लिए। यदि आपको आगे पूरी प्रणाली अच्छी तरह समझनी है, तो पहले इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कीजिए। और यही नहीं, पूरी प्रणाली इन्हीं सूत्रों से नहीं होगी, आपको अपनी पुरानी क्लासों 7वीं, 8वीं, 9वीं में जो आपने पढ़ा, आयत का, समबाहु त्रिभुज का, चतुर्भुज का या समकोण त्रिभुज का, जो भी क्षेत्रफल संबंधित या पाइथागोरस में जो भी सारी आपने पहले बातें पढ़ी, उनको भी आपको याद रखना है। वैसे मैं आपको इससे पहले अगले वाले वीडियो में एक तो आपको यहां पर इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की उत्पत्ति और जीवा के सूत्र की उत्पत्ति कराऊंगा, और अन्य महत्वपूर्ण सूत्र जो आपने पुरानी क्लासों में पढ़े थे उनको भी बताऊंगा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहे। इसलिए थैंक यू।